नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपने महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धि के सिद्धांत का जेपी गिलफोर्ड महोदय का त्रिआयामी सिद्धांत पर आज चर्चा करेंगे। इन्होंने ये हमारे जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है वो 1967 में दिया है। कब दिया था? 1967 में। इनके सिद्धांत को हम लोग त्रिआयामी सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने बताया कि मनुष्य के जो बुद्धि होती है उसमें 3 आयाम होते हैं, इसलिए त्रिआयामी सिद्धांत कहते हैं। त्रिविमी, इन्होंने हमारी बुद्धि को 3 विमाओं के रूप में प्रस्तुत किया है। पहली विमा ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इन्होंने कहा कि मनुष्य के मस्तिष्क में 3 प्रकार की विमाएं पाई जाती हैं, तो इसलिए इनके सिद्धांत को त्रिविमी सिद्धांत कहा जाता है। उसके बाद कहा गया है कि घनात्मक बुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने जो ये मॉडल प्रस्तुत किया है इसको एक घन के रूप में प्रस्तुत किया है। आगे इसमें छोटे छोटे घनों का निर्माण होता है, जिनकी टोटल संख्या कितनी है? वर्तमान में 180 है। पहले कितनी थी? 120 थी। जब इन्होंने दूसरा संशोधन किया तो 150 हो गई, और उसके बाद जब तीसरा संशोधन किया तो 180 हो गई। तो इसलिए इनके इस सिद्धांत को घनात्मक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। इनके इस सिद्धांत को, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत को बुद्धि की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि बुद्धि की जो संरचना है वो 3 विमाओं के रूप में हुई है या 3 आयाम के रूप में हुई है। वो 3 आयाम कौन कौन से हैं? एक है विषय वस्तु, दूसरा संक्रिया और तीसरा विषय वस्तु और संक्रिया का परिणाम। ठीक है, तो तीसरा है क्या? परिणाम। 3 आयाम हैं। अब इनको इन्होंने विभाजित किया है, जैसे विषय वस्तु का 5 भाग कर दिए हैं, संक्रिया के 6 भाग कर दिए हैं और विषय वस्तु के 6 भाग कर दिए हैं। तो टोटल मिला के कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि में 180 तत्व पाए जाते हैं जो 3 भागों में होते हैं, और उन सब को मिला करके हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। तो ये इनके 4 नाम हैं इनके सिद्धांत के। एक त्रिआयामी सिद्धांत, एक त्रिविमी सिद्धांत, एक घनात्मक बुद्धि का सिद्धांत और एक बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। ये 4 नाम हैं इनके। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य की बुद्धि जो है उसमें 3 प्रकार की विमाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? पहली विषय वस्तु, यानी जब हमारे पास कोई समस्या आती है तो विषय वस्तु के रूप में आती है। ठीक है। दूसरी, उस पर हम क्या रिएक्शन करते हैं, क्या क्रिया करते हैं, तो वो संक्रिया हो गई। इन दोनों के का क्या जो परिणाम निकलता है वो तीसरा हमारा क्या हो गया? परिणाम हो गया। तो ये बेसिक है इनका। आप समझते हैं इसको सही से। तो देखिए, इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि की संरचना में 3 प्रकार के आयाम पाए जाते हैं या 3 प्रकार की विमाएं पाई जाती हैं। पहली विषय वस्तु, दूसरी संक्रिया और तीसरा इन दोनों का मेल, मतलब उत्पाद या परिणाम कहें इसको, परिणाम। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 3 बार संशोधन किया। कितनी बार संशोधन किया? 3 बार। तो देखिए, सबसे पहले विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होता है? क्या होता है? समस्या प्राप्त करने का तरीका। हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो वो किस रूप में आती है, तो वो क्या कहलाती है? विषय वस्तु। जिस रूप में समस्या आए उसे हम क्या कहते हैं? विषय वस्तु। विषय वस्तु में प्रारंभ में विषय वस्तु को 4 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था संकेत, ये संकेत। दूसरा क्या था? आकृति, आकृति। तीसरा क्या था? भाषा विषयक, भाषा विषयक। ठीक है। और चौथा था व्यवहारिक, व्यवहारिक प्रारंभ में। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 4 प्रकार की हो गई विषय वस्तु। अब देखो, संक्रिया को इन्होंने प्रारंभ में कितने भागों में? तो संक्रिया में प्रारंभ में जो थे वो थे, संक्रिया में पहला था आपका संज्ञान। क्या था? संज्ञान। और दूसरा जो था वो था आपका स्मृति। क्या था? जैसे यहाँ पे 2 दिख रहे हैं आपको, स्मृति लेखन और स्मृति धारण। ये पहले नहीं थे, पहले केवल स्मृति थी। इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ? स्मृति, स्मृति। तो 1 हो गया, 2 हो गया। उसके बाद अवसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो ये पहला हो गया संज्ञान, संज्ञान। दूसरा हो गया स्मृति। तीसरा हो गया आपका अभिसारी चिंतन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत चिंतन। और चौथा हो गया अपसारी, ये अभिसारी चिंतन। और चौथा हो गया अपसारी, अपसारी
चिंतन, ठीक है। और आपका पांचवा हो गया उसका मूल्यांकन प्रारंभ में। तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए, 5। अब उसके बाद आपका आया उत्पाद। उत्पाद जो है वो 6 प्रकार का है। पहले भी आपका 6 प्रकार थे, अभी भी 6 प्रकार हैं। तो टोटल कितना हो गया? 4 पंचे 20, छक्का 120। टोटल कितना हो गया? 120। प्रथम इन्होंने इनके सिद्धांत में जो इन्होंने प्रथम बार सिद्धांत दिया था उसमें 3 विमाओं के अंतर्गत कुल कितने तत्वों को समाहित किया था? तो 120 तत्वों को किया था। कितने को किया था? 120 तत्वों को। 3 विमाओं के अंतर्गत 120 तत्व इनके आते थे। जब इन्होंने अपने सिद्धांत में दोबारा संशोधन किया तो 150 तत्व हो गए टोटल मिला के। कितने हो गए? 150 तत्व हो गए। और इन्होंने जब तीसरी बार अपने सिद्धांत में संशोधन किया तो 180 तत्व हो गए टोटल। कितने हो गए? 180। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत में 3 बार संशोधन किया। प्रथम जब दिया था तो 120 तत्वों से मिलकर 3 विमाओं का निर्माण हुआ था। ये 3 विमाएँ हैं आपकी विषय वस्तु, संज्ञान और उत्पाद, तीसरी उत्पाद, ठीक है। ये 3 विमाओं में 120 तत्व थे प्रारंभ में जब सिद्धांत दिया था। दोबारा जब इन्होंने संशोधन किया तो 150 तत्व हो गए, और जब तीसरी बार संशोधन किया तो 180 तत्व हो गए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए कि है क्या। जैसे विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु है समस्या प्राप्त करने का तरीका। अब इन्होंने कहा कि समस्या हमारे सामने कैसे आती है? या तो दृश्य रूप में आएगी, है ना, हमें दिखाई पड़ेगी, या श्रव्य रूप में आएगी, हम किसी से सुन लें यदि उस जगह ऐसा हुआ, या आकृति के रूप में आ सकती है, हमें दिखाई पड़े कि हाँ ये ऐसी है, ठीक है, आकृति के रूप में आ सकती है, या भाषा विषयक हो सकती है ना, या व्यवहारिक रूप में हमारे सामने समस्या आ सकती है। ये 5 तरीके हैं, इनमें से किसी भी रूप में हमारे सामने समस्या आ सकती है। अब उस समस्या पर क्या संक्रिया करते हैं, यानी क्या कार्रवाई करते हैं, क्या क्रिया करते हैं। तो अब हमारे पास मान लीजिए विषय वस्तु के अंतर्गत समस्या आ गई, किसी भी रूप में आ गई, चाहे दृश्य रूप में आए, चाहे श्रव्य रूप में आए, चाहे किसी आकृति के रूप में आ जाए, या किसी भाषा के रूप में आ जाए, या हमारे व्यवहारिक रूप में आ जाए, जैसे हम व्यवहारिक कार्य करते हैं डेली, इन किसी भी रूप में हमारे सामने समस्या आ सकती है। अब उन्होंने कहा अब इस समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा संज्ञान। सबसे पहले क्या करेंगे? उस पर हम अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके देखेंगे, अपनी कल्पना शक्ति का, अपना चिंतन शक्ति का संज्ञान के अंतर्गत उसको लेंगे सबसे पहले, है ना। उसके बाद क्या है? स्मृति लेखन, है ना। अब उस पर हम कार्रवाई जब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि स्मृति लेखन के अंतर्गत आ जाए, यानी हमारी मेमोरी में वो जो हम कार्रवाई करेंगे उस समस्या पर, वो हमारी स्मृति में लेखन, मतलब एक तरीके से फीड होती जाएगी। जैसे नहीं हम लोग कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो जो लिखते जाते हैं वो उसमें कंप्यूटर में या मोबाइल में वो सेव होता चला जाता है, वही स्मृति लेखन। तो स्मृति लेखन होगा। उसके बाद तीसरा चरण जो होगा स्मृति धारण। अब जो भी, जैसे मान लीजिए उस समस्या से रिलेटेड हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारी स्मृति में फीड होता जा रहा है, और धीरे धीरे क्या है वो स्थायी हो जाएगा, यानी धारण हो जाएगा। उसके बाद क्या है? अभिसारी चिंतन। अब हम उस पर परंपरागत चिंतन। परंपरागत चिंतन क्या होता है या अभिसारी चिंतन क्या होता है? यानी जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई समस्या आई तो जैसे सब सोचते हैं उस समस्या पर, या जैसे जनरली हम सोचते थे किसी भी विषय वस्तु के विषय में, किसी वस्तु के या किसी विषय के या किसी व्यक्ति के विषय में, वही उस चीज़ को देखने का उसी टाइप की जब कोई समस्या हमारे पास दोबारा आए तो हम उसको उसी हिसाब से देखें, वो हमारा कौन होता है? अभिसारी चिंतन होता है या परंपरागत चिंतन होता है, ठीक है, कि हम उसको ऐसे ही नॉर्मली ले लें। उसके बाद क्या होगा? अपसारी चिंतन। जब वो समस्या हमारे नॉर्मली सोचने से, उस पर चिंतन करने से उसका हल नहीं निकल रहा है, तब हम क्या करेंगे? अपरंपरागत चिंतन करेंगे, यानी अब हम उसको थोड़ा दूसरे नज़रिया से लेंगे, यानी उस पर और गहन चिंतन करेंगे। उसके लिए कई सारे और विकल्प ढूंढेंगे कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करें, और अंत में जो भी हमने कार्रवाई की है उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है ना, या जो मैंने किया वो सही है या नहीं है। तो पहला कि समस्या हमारे सामने आई, दूसरा हमने उस पर कार्रवाई की। सब कार्रवाई के रूप में पहले हमने अपना संज्ञान लेवल के हिसाब से उसको एक्सेप्ट किया, यानी हमारी स्मृति ने, हमारे चिंतन ने, हमारे तर्क ने, हमारे संज्ञान ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उसके बाद
स्मृति, उस पर मैंने जो कार्रवाई करते गए वो स्मृति लेखन के अंतर्गत आएगा। फिर स्मृति धारण, जो भी हमने किया उसको वो हमारे दिमाग में धारण हो गया। उसके बाद हमने उस पर परंपरागत चिंतन किया, यानी जनरली हम जैसा सोचते हैं। उसके बाद अपरंपरागत चिंतन किया, उसको और तार्किक रूप में सोचा, और उसके बाद अंत में अपने किए गए कार्य का मूल्यांकन किया। ठीक है। अब क्या है कि विषय वस्तु और संक्रिया के मध्य जो भी कार्रवाई हुई है, समस्या आने से और समस्या समाधान तक जो भी हुआ है वो क्या है, परिणाम है या उत्पाद। उत्पाद को क्या कहते हैं, परिणाम। परिणाम देखिए, परिणाम कैसे निकलेगा, इकाई के रूप में, है ना, कोई खंड वाइज, या वर्ग के रूप में, छोटी छोटी इकाइयाँ बन जाएं तो क्या हो जाएगा, वर्ग के रूप में। या अगर कई सारे वर्ग हो गए तो उनमें क्या हो जाएगा, आपस में वो वर्ग इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगा, संबंध बनेगा, है ना, संबंध होगा। अगर संबंध ज़्यादा हो गए, यानी ज़्यादा विषय वस्तु संबंधित होने लगी तो क्या बन जाएगा, प्रणाली हो जाएगी, है ना। और एक प्रणाली के रूप में हमें कोई चीज़ मिली तो हम क्या कर देंगे, उसका ट्रांसफ़र करेंगे। जब कोई दूसरी समस्या हमारे पास आएगी तो रूपांतरण करेंगे, यानी उसी दूसरी समस्या जो आएगी, पहली समस्या जब हमारे पास आई उस समय हमने जो भी कार्रवाई की, उस समस्या के परिणाम स्वरूप हमें जो अनुभव प्राप्त हुए, वो जब दोबारा हमारे पास कोई समस्या आएगी उसमें हम क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे, यानी बदलाव, जो हमें इसमें कमियां हुई वो उसमें थोड़ा सा सुधार करके उस समस्या का समाधान करेंगे, रूपांतरण करेंगे, और अंत में निहितार्थ निकलेगा, या हम कहें एक जो फाइनल परिणाम निकलेगा कि हाँ, समस्या को हमने कैसे सॉल्व किया, क्या हमसे कमियां हुई, क्या हमने सुधार किया, आगे हमें क्या करना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, निहितार्थ होगा। तो इन्होंने जो ये अपना मॉडल प्रस्तुत किया है, ये हमारी बुद्धि का एक तरीके से संपूर्ण संरचना है। उन्होंने कहा कि इसीलिए इनका जो सिद्धांत है ये काफ़ी फेमस रहा है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को बहुत कायदे से, जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, किसी ने एक तत्व सिद्धांत दिया, किसी ने द्वितत्व दिया, किसी ने बहुतत्व सिद्धांत दे दिया, इनका इन्होंने एक पूरा मानसिक संरचना प्रस्तुत कर दी कि हमारी बुद्धि इस टाइप की है जिसमें 3 विमाएँ होती हैं, या 3 आधार का या 3 आयाम होते हैं, और उनमें कई सारे तत्व होते हैं। उनको उन्होंने दे दिया, प्रारंभ में 3 विमाओं के अंतर्गत 120 तत्व दिए, उसके बाद 150 तत्व दिए, और उसके बाद 180, टोटल 180 तत्व हो गए। पहले क्या थे, ये 10 शब्द नहीं था, केवल आकृति थी, है ना, आकृति थी और संकेत और था। यहाँ पे आकृति, संकेत, भाषा विषयक और व्यवहारिक तो पहले 4 थे। द्वितीय संशोधन में आकृति में इन्होंने दृश्य शब्द को और जोड़ दिया और संकेत को हटा दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितने हो गए थे, 5 हो गए थे। यहाँ पहले केवल स्मृति थी, बाद में इन्होंने स्मृति को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से 3 बार इन्होंने अपना संशोधन, उसमें एक बार दिया था तब, उसके बाद दोबारा एक संशोधन किया, उसके बाद एक संशोधन और किया। प्रथम बार 120 थे तत्व, और द्वितीय बार 150 हुए, उसके बाद 180 हो गए। तो ये जो मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।